हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाई JLM पर। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे राजवंश के बारे में बताऊंगा जो मध्यकालीन भारत में था और जिन्होंने भारत की सत्ता को हासिल किया था सन 1526 ईस्वी में और जो 1857 तक इस देश पर शासन कर सका था। जिस समय ये लोग यहाँ भारत में आए थे उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और वो कौन लोग थे और वो कौन सा वंश था जिसने भारत पर शासन किया था 1526 ईस्वी से। आइए अब मैं आपको बताता हूँ और हम बात कर रहे हैं वो वंश है मुगल वंश। यानी मुगल जो वंश है वो बाहरी लोगों का एक ऐसा समूह था या ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत में आके यहाँ की सत्ता को हासिल किया था। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी कि ये लोग भारत में आए और इन्होंने यहाँ की सत्ता को हासिल किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं उस समय का राजनीतिक घटनाक्रम ये था। उत्तर भारत जहाँ का प्रमुख जो शासन जो क्षेत्र था वो दिल्ली था और उस दिल्ली पर लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। बाबर को जब ये मालूम चलता है कि इब्राहिम लोधी उतना सशक्त जो राजा नहीं है जो उसको होना चाहिए था, तो इसी बात का वो फायदा उठाता है और भारत में फिर आता है। तो हम शुरुआत से देखते हैं बाबर के बारे में, बाबर के पूर्वजों के बारे में और इस मुगल वंश के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाबर जो था इसका एक पूर्वज था और उस पूर्वज का नाम था तैमूर लंगड़ा, अर्थात वो एक पैर से लंगड़ा था और उसका नाम था तैमूर। ये वो तैमूर था जिसकी क्रूरता के किस्से आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। अर्थात अगर इतिहास को हम उठा के देखें सबसे क्रूर राजाओं की अगर हम श्रेणी बनाएं तो नंबर 1 पे चंगेज खां और नंबर 2 पे ये तैमूर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तैमूर था ये तैमूर उज्बेकिस्तान में था। उज्बेकिस्तान में एक राज्य था जिसका नाम था समरकंद। अर्थात उज्बेकिस्तान में उस समय 7 राज्य थे। जो 7 राज्य थे उन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य था समरकंद। हम बात कर रहे हैं इस समय 14वीं शताब्दी की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तैमूर के बाद उसका पुत्र आता है और यहाँ शासन करता है जिसका नाम था शाहरुख। शाहरुख के बाद उमर शेख मिर्जा प्रथम आता है और फिर उमर शेख मिर्जा द्वितीय आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब उमर शेख मिर्जा द्वितीय यहाँ आते हैं ये वो व्यक्ति था उमर शेख मिर्जा द्वितीय जो बाबर का पिता था। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात जब उमर शेख मिर्जा का शासन आता है तो ये समरकंद का शासक नहीं होता है। समरकंद का शासन इनके हाथों से चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो उमर शेख मिर्जा द्वितीय था ये शासक था फरगना का। कहाँ का शासक था दोस्तों? ये फरगना का शासक था। फरगना की गद्दी जब इसके हाथ में थी तो जब बाबर का जन्म होता है, ठीक है दोस्तों, जन्म कहाँ होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ 14 फरवरी 1483। लेकिन उससे पहले हम उन पॉइंटों को देखते हैं। बाबर मुगल वंश से था, ठीक है दोस्तों, लेकिन बाबर के समय से ही इस वंश का नाम मुगल हुआ था। बाबर से पहले जो राजा थे जितने भी वो अपने वंश का नाम मिर्जा रखते थे, मिर्जा। ठीक है, जैसे मिर्जा तैमूर, मिर्जा शाहरुख, मिर्जा उमर शेख या मिर्जा उमर शेख सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो जब बाबर यहाँ आता है भारत में तब अपने वंश का नाम मुगल रखता है। तो चलिए देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर के माता पिता कौन थे? माता थी कुतुब निगार खानम। बाबर की माता थी कुतुब निगार खानम जो दोस्तों थी मंगोल जाति की और चंगेज वंश की। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है विशेष कि बाबर की जो माता है कुतुब निगार खानम मंगोल जाति से है और चंगेज वंश से है। ठीक है दोस्तों, मंगोल जो जाति थी वो दोस्तों थी मंगोलिया में। आप अगर भौगोलिक दृष्टि से अगर विश्व के मैप को देखेंगे तो मंगोलिया पड़ता है
चीन और रूस के मध्य में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो देश बना था वो मंगोल जाति से बना था और बाबर की जो माता थी कुतुब निगार खानम वो चंगेज वंश से थी और मंगोल जाति से थी। तो बाबर जो था उसने इस मंगोल जाति को अपनी खुद की भाषा में ये मुगल कहा था। क्या कहा था? मुगल। और मुगल का अर्थ क्या होता है? मुगल का अर्थ होता है बहादुर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी बाबर की माता कुतुब निगार खानम और बाबर के पिता कौन थे? ये उमर शेख मिर्जा द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हम, ये मैंने आपको बता दिया मंगोल जो जाति है ये बाबर ने इसको अपनी भाषा में मुगल कहा है और स्टार्ट होता था बहादुर। बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। 14 फरवरी याद रखने में आपको सरलता होगी, वैलेंटाइन डे। ठीक है दोस्तों, और 1483 ईस्वी में जन्म का हुआ था अंदीजान शहर में। और ये जो शहर था वो कहाँ किस प्रांत में था? फरगना में। यह ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि ये तो एक शहर है और फरगना एक प्रांत है, अर्थात बाबर के पूर्वज जितने भी थे उनका शासन क्षेत्र फरगना। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, जो समरकंद था उज्बेकिस्तान में जितने राज्य थे, जो 7 जो राज्य थे उन राज्यों में सबसे बड़ा था समरकंद। और जो समरकंद का राजा होता था समझ लो वही उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा शासक कहलाता था। ठीक है दोस्तों, और जो 6 राज्य थे और जो 6 राज्यों के जो राजा थे उसके इर्द गिर्द ही रहते थे, उससे कमजोर ही थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, स्थान अंदीजान शहर और प्रांत है फरगना। ठीक है, और ये जो फरगना प्रांत है वो देश है उज्बेकिस्तान में। होता क्या है, बाबर के पिता के सामने अर्थात उमर शेख मिर्जा द्वितीय के सामने राजनीतिक समस्याएं बहुत थी। हुआ क्या था कि इसके जो मामा थे बाबर के अर्थात उमर शेख मिर्जा का जो साला था वो चाहता था कि मैं अपने जीजा को गद्दी से हटाऊं और फरगना का शासक बन जाऊं। ऐसा ही होता है और वो अपने जीजा को मार देता है। ठीक है, उमर शेख मिर्जा द्वितीय को। लेकिन ये जो बाबर है अपने विश्वस्त लोगों को इकट्ठा करता है और खुद फरगना का शासक बन जाता है। कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, बाबर फरगना का शासक बनता है 12 वर्ष की आयु में। अब जब 1494 और 95 में ये गद्दी पर बैठता है, अंतिम समय में 1494 के अंतिम समय में गद्दी पर बैठता है, तो इसने एक बात कही थी कि मेरी जो प्रथम जो वो है इच्छा और क्या मेरा सबसे बड़ा सपना वो है समरकंद को जीतना। किसको जीतना? समरकंद को। क्यों? क्योंकि वो समरकंद कभी इसके पूर्वजों का हुआ करता था, अर्थात जो इसके पूर्वज थे तैमूर, उस तैमूर की राजधानी थी समरकंद और वर्तमान में वो इसके हाथ में नहीं था। तो इसके दिल में टीस थी, इसके दिमाग में हर समय यही रहता था कि मुझे समरकंद जीतना है, मुझे सिर्फ समरकंद ही जीतना है। तब तक बाबर के दिमाग में भारत नाम की कोई ऐसी बात नहीं थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पहला हमला करता है समरकंद पे 1494 ईस्वी में, लेकिन असफल होता है और इसको हरा दिया जाता है। दोबारा सैन्य संगठित करता है 1497 में, फिर समरकंद पे हमला करता है और यहाँ बाबर जीत जाता है, लेकिन सिर्फ 100 दिन के लिए ही अपना शासन कर पाता है। अगली बार वो समरकंद पे हमला करता है 1501 ईस्वी में और उस समय बाबर केवल 8 माह शासन कर पाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो दोस्तों ये है, पहली बार 100 दिन शासन और दोबारा जब जीतता है समरकंद को तो 8 माह शासन कर पाता है। फिर क्या करता है? फिर इसके दिमाग में ये बात आती है, देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ उदाहरण के लिए। जैसे ये फरगना है, ठीक है दोस्तों, और इधर समरकंद है, ये दिशा होगी पश्चिम। इधर की तरफ का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अपना जो भारत था। फिर ये कहता है कि मैं पश्चिम दिशा में जब जाता हूँ तो मैं
हारता हूँ तो क्यों ना मैं दिशा परिवर्तन करूं और एक बार प्रयास करके देखता हूँ। और तब ये फैसला करता है कहाँ, 1504 में काबुल और गजनी पर। काबुल और गजनी पर 1504 में हमला करता है और दिशा चेंज हो जाती है, अब होता है पूरब की दिशा में। और परिणाम क्या होता है, ये विजयी हो जाता है। जब पूर्व दिशा में चलता है तो विजयी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ विजय होने के बाद इसके ठीक 3 साल बाद एक उपाधि धारण करता है और उस उपाधि का नाम है बादशाह। यहाँ ध्यान देने वाली विशेष बात ये है, बादशाह नहीं है, बादशाह। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, बादशाह उपाधि का अर्थ होता है कि जो उसका कबीला था बाबर का, अब उस कबीले में से कोई भी व्यक्ति अब उसकी गद्दी को नहीं हासिल कर सकता, अर्थात बाबर ही स्वामी है, बाबर ही राजा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये उपाधि धारण कर लेता है, उसके बाद फिर 1511 में समरकंद पे हमला करता है और समरकंद को जीत लेता है, लेकिन परिणाम वही होता है, कुछ दिनों के ही लिए। फिर समरकंद इसके हाथ से निकल जाता है 1512 ईस्वी में, यानी कि बाबर 1512 ईस्वी में समरकंद से भाग जाता है। और इसको भगाने वाला व्यक्ति कौन होता है, और वो व्यक्ति था सैवानी खां। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझके बाबरी, ठीक है दोस्तों, या बाबरनामा, उसमें ये कहता है कि मैंने अब तक जितने भी योद्धाओं से युद्ध किया है, जितने भी राजाओं से मैंने युद्ध किया है, सबसे खूंखार और सबसे बलिष्ठ जो था वो था सैवानी खां। और सैवानी खां का सेनापति कौन था, उस्मानी। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से भाग जाता है, अर्थात समरकंद से भी और दूसरी जगह फरगना से भी, सभी जगह से इसका शासन चला जाता है, तब ये फैसला करता है कि अब मैं सिर्फ पूरब दिशा में ही जाऊंगा, अर्थात भारत की तरफ। तो ये भारत में जब आता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, भारत पर जब बाबर आक्रमण करता है तो हम सिर्फ एक बात ध्यान रखते हैं कि पानीपत का युद्ध हुआ था, नहीं, पानीपत के युद्ध से भी पहले 4 बड़े युद्ध हुए थे और जो बाबर ने लड़े थे, अर्थात पानीपत में बाबर का 5वां आक्रमण था। पहली बार बाबर आक्रमण करता है भारत में 1519 ईस्वी में, और वो जगह है बाजौर बहरा का किला, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जीतता है और फिर उसी समय, उसी साल पेशावर, जो आज वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पे हमला करता है बाबर, वहां भी जीत जाता है। आगे चलते हैं। 1 साल बाद 1520 ईस्वी में वो वर्तमान जो आज सियालकोट है पाकिस्तान के हिस्से में, वहां पे हमला करता है और वहां भी जीत जाता है। सियालकोट एक वजह के लिए और प्रसिद्ध, मैं आपको यही बता दूं कि जो अकबर की आत्मकथा थी आईने अकबरी, वो जो कागज बना था वो यही बना था सियालकोट में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 1524 में बाबर लाहौर पे आक्रमण करता है और लगभग 90% पंजाब को जीत लेता है। पंजाब के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रत्येक जो राजा थे बाबर के अधीन हो जाते हैं। अब उसको ताकत मिल जाती है अगली अपनी जो रणनीति है उसको बनाने के लिए, और उसका सिर्फ एकमात्र अब लक्ष्य होता है दिल्ली की सत्ता को हासिल करना, कीमत चाहे कोई भी चुकानी पड़े। तो दिल्ली की सत्ता पर उस समय कौन बैठा था, उस समय बैठा था लोधी वंश का राजा इब्राहिम लोधी। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इब्राहिम लोधी, लोधी राजवंश का पहला जो राजा था बहलोल लोधी, और दूसरा जो राजा था सिकंदर। सिकंदर वो नहीं जो उस समय आया था, वो यूनानी, अर्थात ईसा पूर्व में। ये सिकंदर लोधी लोधी वंश का था जिसने आगरे को बसाया था। ठीक है दोस्तों, अब जो पानीपत में बाबर आता है, पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य पानीपत के मैदान में। तो आने से पहले बाबर बहुत जबरदस्त रणनीति बनाता है। बाबर की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसकी कुशल
कुशल रणनीति। होता क्या है, कहाँ से सीखता है, कौन कौन सी रणनीति अपनाता है, वो मैं आपको अब इसमें आगे बताऊंगा। तो देखिए, पानीपत का जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। उस पानीपत के युद्ध को लड़ने के लिए बाबर एक सप्ताह पहले ही पानीपत, जो आज हरियाणा में है, पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, एक सप्ताह पूर्व ही बाबर हरियाणा पहुंच जाता है। होता क्या है, बाबर के साथ जो सेना थी वो सिर्फ थी 12,000। यह ध्यान देने वाली बात है, बाबर की सेना सिर्फ 12,000 की और इब्राहिम लोदी की सेना 1,30,000, जिसमें 1 लाख तो सैनिक थे, 30,000 इब्राहिम लोदी के अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों। अब बाबर के पास जो था 4,000 तीरंदाजों के एक समूह और 24 तोपें थी। ये बाबर के पास ऐसी चीजें थी जो उस समय किसी और के पास नहीं थी, खासकर इब्राहिम लोदी के पास तो ये थी ही नहीं बिल्कुल। तो इब्राहिम लोदी के पास क्या थे, 1,30,000 सैनिक और मैं आपको बताता चलूं 300 हाथी जो उसकी अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। अर्थात इब्राहिम लोदी ने 300 हाथियों को अपनी अग्रिम पंक्ति में तैनात कर दिया, यानी फ्रंट पर। हुआ क्या था, बाबर जब एक सप्ताह पहले यहाँ पहुंचा था, एक सप्ताह पहले पहुंचकर उसने एक 2 छोटे छोटे टीलों का निर्माण किया और उन टीलों पर अपनी तोपें तैनात कर दी। और जो टीला बनाया था वो मिट्टी उस जगह से जहां से ली गई थी वहां एक गहरी खाई का निर्माण कर दिया। जिस रास्ते से होकर इब्राहिम लोदी की सेना आती है उसी रास्ते में वो खाई पड़ती है और इसका फायदा बाबर को हुआ था, क्योंकि उस जगह जाके लोगों ने हमला किया और इब्राहिम लोदी के लगभग बताते हैं कि 25% सैनिक उस खाई में ही मारे गए थे। आगे चलते हैं। बाबर ने जो युद्ध लड़ा था वो तुलुगमा पद्धति से लड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति का मतलब क्या है? तुलुगमा एक ऐसी पद्धति थी जो बाबर ने सैवानी खां से सीखी थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये सैवानी खां, ठीक है, जो राजा कहाँ का था, समरकंद का। इस सैवानी खां ने काफी बार, लगभग 3 से 4 बार बाबर को हराया था। तो ये तुलुगमा पद्धति कैसी होती है? तुलुगमा पद्धति ऐसी होती है, इसमें क्या करते हैं, जहां से सेना आती है उस सेना के रास्ते में, दुश्मन सेना के रास्ते में 2 बैलगाड़ियों को चमड़े की पट्टी के द्वारा बांध दिया जाता है। अब सिर्फ 2 ही नहीं है, ऐसे 100, 200, 400 बैलगाड़ियों को चमड़े की पट्टी से बांध देते हैं। कहने का मतलब रास्ता जो होता है उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, तो अब जो सेना आती है, चाहे घोड़े आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं संभव कि वो जो बैलगाड़ियां हैं उनको अब फल्लांग के आ जाए, ठीक है। तो सकरा जो रास्ता होता है, जब वो आते थे लोग सकरे रास्ते में होकर, तब बाबर के जो तीरंदाज थे वो उन पर हमला करते थे और बगल की पहाड़ियों पर जो बनाई हुई थी मिट्टी की, वहां से तोपें इनके ऊपर चलाई गई। परिणाम क्या हुआ, जो तोपें थी, जो 24 तोपें थी, जो गोला बारूद इनके ऊपर चलाया गया था इब्राहिम लोदी के ऊपर, उसकी कमान थी इन 2 व्यक्तियों के हाथ में। एक व्यक्ति था अली कुली और एक व्यक्ति था मुस्तफा। अली कुली बाबर का साथी ही था जो उज्बेकिस्तान से ही आया था। मुस्तफा उन्होंने इब्राहिम लोदी के यहाँ से लिया था। कहने का मतलब मुस्तफा को अपने ग्रुप में शामिल किया था इस बाबर ने, जो इब्राहिम लोदी के साथ था, लेकिन वो आ जाता है बाबर के साथ। तो मुस्तफा अली कुली दोनों तोपों पर होते हैं, अर्थात तोपों की जिम्मेदारी इन पे होती है और तब बाबर इस पानीपत के युद्ध को जीत जाता है। जब तोपें चली, जो 300 हाथी थे, जब हाथियों पे जाके गोले गिरे तो बताते हैं इतिहासकार, इन हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचल दिया और ज्यादातर सेना इन हाथियों के द्वारा ही मार दी गई। परिणाम स्वरूप बाबर की सेना युद्ध में विजयी होती है, इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार जाता है।
बाबर को भरोसा कैसे था कि मैं इब्राहिम लोधी को हरा दूंगा? भरोसा इसलिए था क्योंकि मेवाड़ का जो महाराणा था, महाराणा सांगा, वो भी इब्राहिम लोधी को 2 बार हरा चुका था। ठीक है दोस्तों, एक हाथौली के युद्ध में, एक बाड़ी के युद्ध में। तो बाबर को विश्वास था कि जब सांगा इब्राहिम लोधी को हरा सकता है तो मैं भी इसको हरा सकता हूं। आगे फिर क्या होता है? अब बाबर का अगला लक्ष्य था मेवाड़ का महाराणा सांगा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मुझे अगर भारत में सत्ता लंबे समय तक चलानी है तो मेरे दुश्मनों को नष्ट करना होगा। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? महाराणा सांगा, बाबर का। क्यों? क्योंकि बाबर जानता था कि हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा शासक है जो मुझे चने खिला सकता है, ना तो चने खिलवाने के बाद जो कहते हैं ना कहावत में, तो वो महाराणा सांगा था। तो इसलिए अगला लक्ष्य बाबर का महाराणा सांगा होता है और फिर वो अपनी सेना संगठित करता है और सन 1527 में वो राणा सांगा को युद्ध के लिए ललकारता है। अब मेवाड़ के राजपूतों की खासियत तो यही तो होती है ना कि ललकार का जवाब प्रतिकार से ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसने ललकारा तो उसके बात को सुनते हैं कि ठीक है हमें मंजूर है, लेकिन आओ देखते हैं कि मैदान में मुकाबला होता है। तो आपको यह समझा दूं, खानवा में आने से पहले बाबर ने महाराणा सांगा से बयाना में युद्ध किया था। भरतपुर के पास जो बयाना है 30 से 35 किलोमीटर दूर, वहां सांगा और बाबर में युद्ध होता है। परिणाम क्या हुआ था? बाबर की सेना को बुरी तरह से पराजित किया गया महाराणा सांगा की सेना के द्वारा। ऐसा वीर योद्धा था, लेकिन कुछ अपने ही सामंतों के द्वारा धोखा किए जाने के कारण महाराणा सांगा बाबर से फिर आगे चल के लड़ाई हार जाता है। कौन सी लड़ाई? खानवा की लड़ाई, जो रूपबास में आज वर्तमान में वो खानवा ग्राम पंचायत है। खानवा का युद्ध 1527 में होता है बाबर और महाराणा सांगा के मध्य। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बाबर युद्ध में आता है उससे पहले उसको मालूम होता है कि मुझे सांगा ने हराया है, सेना डरी हुई है। तो वो सेना से कहता है कि देखिए धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए, इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए हमें हर हाल में इस युद्ध को जीतना है। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी इस्लाम धर्म से जुड़ा है, वो इस युद्ध में हमारा साथ दे। ऐसा उसने क्यों कहा था? एक संदेश भेजा था महाराणा सांगा का जो सेनापति था। महाराणा सांगा के 2 प्रमुख सेनापति थे, एक मेदिनी राय और दूसरा था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती अपने इस मेवात क्षेत्र का था। तो वो कहता है बाबर हसन खां मेवाती से कि आप इस धर्म युद्ध में हमारा साथ दें। और उसके दोनों बच्चों को उन्होंने पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था बाबर के द्वारा। हसन खां मेवाती कहता है आप चाहे मेरे बच्चों को बंदी बनाओ, चाहे मेरे परिवार को मारो या बच्चों को मारो, मैं इसी धर्म युद्ध में बाबर का साथ यानी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं मेरे स्वामी मेवाड़ के महाराणा सांगा का ही साथ दूंगा। होता क्या है, सांगा और बाबर में फिर युद्ध होता है। हसन खां मेवाती बाबर के खिलाफ ही लड़ता है, जबकि उसके दोनों बच्चों को मार दिया जाता है। बाबर क्या नाम देता है? जिहाद का, धर्म युद्ध नाम देता है इस युद्ध को कि धर्म की रक्षा के लिए हमें लड़ना ही होगा। और उसके सैनिकों से कहता है कि अब कुछ दिन के लिए भैया आप दारू पीना छोड़ दें। सैनिकों से कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक उपाधि पर वो धारण करता है तब जब वो महाराणा सांगा से युद्ध जीत जाता है, और वो उपाधि थी गाजी की। गाजी उपाधि का मतलब क्या है? गाजी जो उपाधि उसका अर्थ होता है दुश्मनों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला। काफिर मुस्लिमों को छोड़कर जो अन्य जो भी हैं वो काफिर हैं, अर्थात उनका सर्वनाश करने वाला व्यक्ति, और वो उसका अर्थ होता है गाजी। और ये उपाधि धारण करता है बाबर। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। इससे पहले बाबर एक उपाधि और धारण करता था, मैंने आपको बताई थी, और वो थी पादशाह।
ठीक है दोस्तों, परिणाम यहाँ आ जाता है। अब देखिए सांगा जब हारता है तो अपनी हार का बदला लेने के लिए दोबारा सेना संगठित करता है और फिर क्या करता है, सांगा जो बाबर था वो अगला लक्ष्य बाबर बनाता है चंदेरी में मेदिनी राय को। क्यों? क्योंकि मेदिनी राय वो व्यक्ति था जिसने इस खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था सांगा के साथ। जब बाबर अपनी सेना लेकर चंदेरी जाता है तो यहां सेना सांगा दोबारा बनाता है, दोबारा सेना संगठित करता है और पूरी सेना के साथ बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जाता है। लेकिन इरिच गांव कालपी नामक एक कस्बा, वर्तमान में इरिच गांव में कालपी नामक जगह पर कुछ जो लोग होते हैं जो युद्ध से भयभीत थे, कुछ सामंत थे, वो एक प्लान बनाते हैं कि हम अगर सांगा के साथ युद्ध में जाएंगे तो निश्चित युद्ध में हार होगी। उनके विश्वास ये था उनका, सांगा के अंदर ये बात नहीं थी, उनके अंदर थी या तो हम मारे जाएंगे या हम वहां से बच के भी निकल आएंगे तो हमारी दुश्मनी बाबर से हो जाएगी, तो हमें तो मरना ही मरना है, युद्ध में जाके मरे तो मरे, और अगर वहां से बच के निकल के आ गए तो फिर बाबर भी कभी ना कभी हम पे हमला करेगा तो मरे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो? तो उन्होंने सॉल्यूशन बनाया कि क्यों ना महाराणा सांगा को ही मार दिया जाए। तो उन लोगों ने इस जगह महाराणा सांगा के भोजन में जहर मिला दिया और सांगा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हमारे दिलों में सांगा आज भी जीवित है, क्योंकि कभी योद्धा या वीर पुरुष मरते नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बाबर का अगला लक्ष्य होता है चंदेरी। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। ठीक है दोस्तों, ये चंदेरी पड़ता है आज वर्तमान में एमपी में, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है अशोकनगर। उस अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। लेकिन हम वैसे भौगोलिक दृष्टि से देखें इसको तो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा के पास ये चंदेरी है और वहां का राजा था मेदिनी राय। मेदिनी राय वही व्यक्ति था जो खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ा था, अर्थात सांगा के साथ। होता क्या है, युद्ध का परिणाम भी वही होता है, बाबर यहाँ भी जीत जाता है और मेदिनी राय को हरा देता है। अब बाबर का अगला जो लक्ष्य था, एकमात्र और उसका जो लक्ष्य था, वो बिहार में एक शासन करता था एक राजा जिसका नाम था महमूद लोदी, और वो शासन क्षेत्र था उसका घाघरा नदी के पास। अगली साल यानी एक वर्ष बाद 1529 ईस्वी में बाबर महमूद लोदी के खिलाफ एक बड़ी सेना लेके जाता है और परिणाम क्या होता है, बाबर यहाँ भी जीत जाता है। घाघरा नदी के पास जो वो स्थान था, वहां जब बाबर गया था तो बाबरनामा ये कहती है, इतिहास ये कहता है कि रास्ते में पड़ने वाली दो बड़ी नदी सोन और गंगा, उन दोनों नदियों को बाबर स्वयं तैर के पार करता है, ना कि किसी नाव में बैठकर। ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी को दो बार पार करने वाला ये जो मुगल शासक था वो था बाबर। ये क्वेश्चन भी है जो महत्वपूर्ण है कि गंगा नदी को तैरकर 2 बार किस मुगल शासक ने पार किया था, और वो है बाबर। शारीरिक दृष्टि से बाबर बहुत बलवान था। बताते हैं अपने वजन के बराबर के 2 व्यक्तियों को कंधे पर बिठाकर वो लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पे 2 बार चढ़ जाता था, उतर जाता था, ऐसा बताते हैं। और लगभग 10 से 15 किलो मांस को एक दिन में वो खा जाता था। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, आगे चल के 1529 में जीत जाता है और संपूर्ण उत्तर भारत में बाबर का राज हो जाता है। इसी समय उसका एक पुत्र था हुमायूं, वो बीमार रहता था। तो बाबर मन्नत मांगता है कि हुमायूं ठीक हो जाए, चाहे मैं बीमार हो जाऊं या मैं भले मर जाऊं, लेकिन मेरा प्रिय पुत्र जो हुमायूं है वो सही हो जाए। तो बताते हैं कि ठीक 6 से 7 महीने बाद बाबर मर जाता है। आगरा में एक स्थान है आराम बाग, आगरा में आराम बाग में बाबर को दफना दिया जाता है। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझके बाबरी या बाबरनामा, उसमें ये लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे अफगानिस्तान यानी
यानी अफगानिस्तान का जो काबुल क्षेत्र है वहां दफनाया जाए। ऐसा ही होता है, आरामबाग से बाबर को निकालकर फिर काबुल में दफनाया जाता है। वह मुगल शासक जिसको 2 बार दफनाया गया यानी बाबर, पहली बार आगरा में आरामबाग और दूसरी बार अफगानिस्तान में काबुल। यहाँ पे एक बात मैं आपके लिए और बता दूं, बाबर ने तुझके बाबरी जो पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक और लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था खत-ए-बाबरी। ठीक है दोस्तों, खत-ए-बाबरी खुद ने ही लिखी थी यानी स्वयं ने, तुर्की भाषा में लिखी थी। या ये ध्यान देने वाली बात ये है, एक चीज विशेष मैं आपको और बता दूं, इसको कलंदर भी कहा जाता था। कलंदर यहां पे लिख देता हूं, कलंदर। कलंदर इसको क्यों कहते थे बाबर को? क्योंकि ऐसा बताते हैं कि जब इसने काबुल और गजनी को जीता था 1504 ईस्वी में, फिर उसके 2-3 साल बाद इसने उस खुशी में चांदी के सिक्के बंटवाए थे और तब लोगों ने इसको कलंदर कहा था। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ भी ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये इतिहास कुछ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको उपलब्ध हो सकें। नमस्कार।